हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। लास्ट क्लास में हमने कुछ डिस्कशंस की थी रिगार्डिंग स्टूवर्डशिप, अकाउंटेबिलिटी और उनके कुछ कॉन्सेप्ट्स। अब हम आगे बढ़ेंगे। हमारी मेन टॉपिक, जो मेन कॉन्सेप्ट जो हमें डिस्कस करने हैं, जिनका नाम है अश्योरेंस सर्विसेज। देखो, अश्योरेंस सर्विस की जब हम बात करते हैं तो हम मेन कॉन्सेप्ट क्या दे रहे हैं यहाँ पर। मेन कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पर ये है कि हमने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई है और सामने वाले बंदे ने अगर हमें बुलाया है कि आप आइए और हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करें, तो हमें एक उसको तसल्ली देनी है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो सही तौर पे बनी हुई है। ठीक है। अब वो किस बेसिस पे देंगे, पहले हमने डिस्कस किया था, लेकिन एक वापस से चेंज डेवलप करते हैं। सबसे पहले हमारी मेन चीज क्या है, किस चीज को देखने जा रहे हैं। देखने जा रहे हैं किसको? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। उसके बाद अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखने जा रहे हैं तो देखने का कुछ क्राइटेरिया तो होगा हमारे पास। देखने का क्राइटेरिया क्या होता है? देखने का क्राइटेरिया होता है हमारा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। ऑडिटर का काम क्या होता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से चेक करना कि ये ऐसी ही बनी है जैसे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क ने बोला था, या ये अपनी तरफ से कुछ ना कुछ ले आए। नॉर्मली ये होता है कि अगर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क जैसे हमारा आईएफआरएस, अगर आईएफआरएस के तहत फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनी होती, तो ऑडिट का जो ओपिनियन होता है, ऑडिटर का जो व्यू होता है, जो पर्सपेक्टिव होता है, जो वो देता है शेयर होल्डर्स को, वो ये बोलता है कि भाई मैंने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करी है, इसके अंदर आईएफआरएस से सही एप्लीकेशन नहीं करी गई है, आईएफआरएस से अप्लाई नहीं हुआ है। तो यहाँ पर आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है मिस स्टेटेड है। मिस स्टेटेड मतलब एरोनियस है, इसमें कुछ ना कुछ गलतियां हैं, ये मिस रिप्रेजेंट कर रही है आपकी चीजों को। इसमें हो सकता है फ्रॉड भी हो। ठीक है जी। और ये किस चीज पे इतनी कहानी कर रहा है? ये कहानी इस चीज पे कर रहा है कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है। दूसरा, उसको कैसे पता है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क की बेसिस पे नहीं बनी हुई? उसने किए होंगे कुछ ना कुछ कारनामे। उन कारनामों का नाम होता है ऑडिट प्रोसीजर। ऑडिट प्रोसीजर क्या होते हैं? ऑडिट प्रोसीजर होते हैं जो काम हम करते हैं चेक करने के लिए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही बता रही है नहीं। मिसाल के तौर पे, अगर मैं आपको बोलूं कि यार आपने जो है चेक करना है कि आपने क्वेश्चन सही सॉल्व किए, तो आप क्या करेंगे? आप जाके आंसर स्कीम देखेंगे, मार्किंग स्कीम देखेंगे। तो आपने एक ऑडिट प्रोसीजर किया है कि आपने अपने क्वेश्चन को देखा, आपने जाके आंसर पे एक डॉक्यूमेंट था उसको इंस्पेक्ट किया, तो उसमें से आंसर आपने चेक किया, आपने आंसर देखा, फिर आपने आप आंसर वापस आए, आपने देखा, कंपेयर किया दोनों को, तो कंपेयर करने के तहत जो है, कंपेयर करने से आपको लगा क्या नहीं, दोनों तो अलग ही है। फिर क्या होगा? आप यहाँ बोलोगे भाई मैंने मिसस्टेटमेंट कर दी, मैंने गलती कर दी, मैं एरर हो गया। तो इसी तरीके से ऑडिटर भी यही करता है कि वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क चेक करने के लिए जो मेन सोर्स डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो मेन सोर्स डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसके बेस के ऊपर आपने ट्रांजैक्शन की होगी, उनको चेक करता है। जब उनको चेक करता है वो, तो उसको एक एविडेंस मिलता है। एविडेंस क्या होता है? एविडेंस होता है सबूत। सबूत के बेस के ऊपर वो अपने ओवरऑल फाइनेंस स्टेटमेंट चेक करेगा। भाई ये जो एविडेंस मिला है, जो मुझे डॉक्यूमेंट क्या कहते हैं, डॉक्यूमेंट कहते हैं कि भाई आपने जो है ये हरकत करी है, और फाइनेंस स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि ये हरकत हुई है। अगर दोनों सेम है तो भाई आपकी फाइनेंस स्टेटमेंट बिल्कुल सही बनी हुई है। आप शेयर होल्डर को ओपिनियन दोगे कि भाई वीआईपी ओके की रिपोर्ट है, आपने टेंशन लेनी नहीं। यहाँ पे जो जैसा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनी हुई है वैसे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में भी है, तो ओके की रिपोर्ट है, तो मसला ही नहीं। जो चीज बोल रहे हैं वही दिखा रहे हैं। लेकिन अगर आपको एविडेंस के हिसाब से मिलता है कि भाई एविडेंस में कोई ऐसी चीज है जो कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के तहत नहीं है, और वो इतनी इंपॉर्टेंट है कि शेयर होल्डर अपने फ्यूचर के इन्वेस्टमेंट के डिसीजन या डाइवेस्टिंग के डिसीजन जो है उससे लेगा। मतलब कि अगर शेयर होल्डर ये रिपोर्ट देखेगा तो हो सकता है हम कंपनी में इन्वेस्ट कर दे, हो सकता है कंपनी से पैसे निकाल दे। तो इस फैसले से शेयर होल्डर को बड़ा नुकसान हो सकता है, बड़ा फायदा हो सकता है। तो इस फैसले से, इस ट्रांजैक्शन से, अगर मैं इसको रिपोर्ट करूंगा कि ये इसने सही नहीं लिखी है, तो शेयर होल्डर बच सकता है। तो वो ऐसी ट्रांजैक्शन को रिपोर्ट जरूर करता है जिससे हमारे शेयर होल्डर के इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग जो है ना, वो अफेक्ट हो रही है। ठीक है जी। इस कॉन्सेप्ट को हम इसे मटीरियलिटी बोलते हैं, इसको आगे डिस्कस जरूर करेंगे, लेकिन अभी एक ओवरव्यू दे रहा हूं। चलिए आज सर्विस सर्विस पे आते हैं। पहले आपको मैंने एक ओवरव्यू दे दिया कि ऑडिटर क्या करता है सर्विसेज के अंदर। अश्योरेंस सर्विस के अंदर जब हम बात करते हैं तो अश्योरेंस सर्विस क्या होती है? इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल प्रोवाइड करते हैं। हमने अभी देखा इंडिपेंडेंस क्या होता है। इंडिपेंडेंस होता है कि आपका जो ऑडिटर है उसका कंपनी से कोई लिंक नहीं होना चाहिए। वो कंपनी के बाहर से आ रहा होगा, उसका कंपनी से कोई ताल्लुक नहीं होगा। कंपनी जो है वो किसी तरीके से भी शेयर डायरेक्टर, जो हमारा जो ऑडिटर है, उसको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। ठीक है।
इन्फ्लुएंस करें मतलब जो ऑर्डर का डिसीजन है उसको किसी तरीके से भी चेंज नहीं करवा सकते। उसको किसी दरवाजा धमका के, पर्सनल रिलेशन कंटेक्ट करके, कोई ना कोई फेवर के तहत किसी तरीके से भी ऑडिटर का जो है ना ओपिनियन चेंज नहीं करा सकता। तो इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट ऑडिटर। ऑडिटर जो है अपना अलग खड़ा हुआ है, बोला भाई तुम कुछ भी करते रहो, मेरा डिसीजन ये है यही होगा, और जो है मुझे किसी तरीके से इन्फ्लुएंस नहीं होगा। तो ये इंडिपेंडेंस का एक एरिया है। वैसे ये एथिक्स अंदर काम आता है, लेकिन इसका ऑडिट रिपोर्ट भी बहुत बड़ा फर्क रहता है। अब अगर आप ऑडिट पढ़ रहे हैं तो एक बात याद रखिए कि हर स्टेप के ऊपर जो भी हम पढ़ रहे हैं उसका इन द एंड ऑडिट रिपोर्ट से बहुत जबरदस्त कनेक्शन होगा। मतलब जो भी हम पढ़ रहे हैं ना उसका एंड में निचोड़ निकलेगी हमारी ऑडिट रिपोर्ट। तो अगर आप कोई भी एरिया समझते हैं कि यार ये समझदार नहीं है, ये हल्का है, ये तो उसको आगे बढ़ा सकते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये हर एरिया पर काम है। अगर आप मुझे बोल रहे हैं कि एथिक्स एक एरिया है जो कि आपको लगता है कि हल्का एरिया की जरूरत नहीं उसको पढ़ने की, भाई एथिक्स का भी बहुत बड़ा रोल होता है ऑडिट रिपोर्ट के अंदर। तो उसको भी हमने छोड़ना नहीं है, सही तरीके से उसको कवर करना। चलिए बात है इस पे। assurance service is independent professional service that improves the quality of information for decision making। क्वालिटी कैसे इंप्रूव करता है? भाई क्वालिटी इस तरह इंप्रूव करता है कि अगर आपको पता होगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपकी चेक होंगी, तो क्या आप ख्याल रखोगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही बनी हुई हो, या फिर उनमें अगर कुछ आपने उल्टी करी हुई हो तो उसके बैकिंग में अपने एविडेंस सही क्रिएट किए हुए हो। तो क्या इससे आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर एक बेटर क्वालिटी का रिपोर्टिंग हो सकती है, बेटर क्वालिटी की इंप्रूवमेंट हो सकती है, बेटर क्वालिटी की बैक एंड वर्किंग हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि आपको डर होगा कि आपको ऑडिटर पकड़ लेगा। ठीक है। तो इससे आपके लिए जब क्वालिटी ऑफ रिपोर्टिंग अच्छी होगी, क्वालिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट अच्छी होगी, तो उससे होगा डिसीजन मेकिंग इजी हो जाएगी। अब ऑडिटिंग के जो है किस चीज की होती है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट की होती है मेनली। ये एक एरिया है एश्योरेंस सर्विस का। ठीक है। एश्योरेंस सर्विसेज एक टाइप की नहीं होती भाई। हमने इससे पहले पढ़ा कि एक्सटर्नल ऑडिट एक चीज होती है, आगे इसको डिस्कस करेंगे डिटेल में, लेकिन आपको दिया था एक्सटर्नल ऑडिट होता क्या है। तो एक्सटर्नल ऑडिट जो है एक सर्विस है एश्योरेंस। हमारे पास एश्योरेंस सर्विसेज बहुत सारी होती है। इसकी ग्रोथ की रीजन क्या है? भाई इंफॉर्मेशन ओवरलोड। इंफॉर्मेशन इतनी बढ़ गई है मार्केट के अंदर, जिसकी वजह से आपको जो है अपनी मार्केट के अंदर सारी चीजें ऑडिट में लाजमी है। जब इंफॉर्मेशन बढ़ती है तो जो है ज्यादा प्रॉब्लम आती है। तो मैं आपको मिसाल के तौर पे बोलूँ कि यार आपके पास जो है पहले एक बुक थी पढ़ने को, आप 3 बुक से पढ़ने को, तो आप अपने टीचर से ये नहीं पूछेंगे सर मुझे ये तो बताएं कि कौन सी जगह से क्या चीज पढ़नी चाहिए, कुछ शॉर्टलिस्ट दे दें, कोई आप मुझे रिपोर्ट दें कि कौन सी बुक बेहतर है। ऐसा है कि नहीं? तो आप रिपोर्ट मांग रहे हैं, क्या मांग रहे हैं? आप उनसे मांग रहे हैं कि उनकी ओपिनियन में कौन सी बुक ऐसी है जिसको मैं देखूं तो मेरा फायदा होगा। तो इसी तरीके से अगर इन्फॉर्मेशन बढ़ रही है तो ऑडिटर अगर उसको चेक करता है, तो भाई शेयर होल्डर जो है बोलता है अभी आपने मुझे ओपिनियन दिया है कि इस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए, इस रिपोर्ट में मैं रिलाय कर रहा हूँ। तो डेटा जितना ज्यादा अवेलेबल होगा उतना ज्यादा जरूरत होगी, उतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ेगी, उतने ज्यादा गलती के चांसेस बढ़ जाएंगे। जितनी ज्यादा गलती के चांसेस बढ़ जाएंगे उतनी ज्यादा चांसेस है हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है मटेरियली मिसस्टेटेड होगी, या मिसस्टेटेड होगी। सर मटेरियल तो वर्ड को छोड़ दें, मटेरियल बन जाएगा, तो मिसस्टेटेड होंगी। तो अगर मिसस्टेटिंग चांसेस ज्यादा है तो क्या ऑडिट की जरूरत ज्यादा है? बिल्कुल ज्यादा। चेंजिंग नीड्स। बिजनेस नीड रेलेवेंट एंड फिल्टर्ड इन्फॉर्मेशन। बिजनेस को सही इन्फॉर्मेशन चाहिए ताकि वो सही डिसीजन ले सके, क्योंकि मार्केट बहुत ज्यादा कंपेटेटिव हो गई है। अगर मार्केट कंपेटेटिव हो गई है तो यहाँ पे इससे क्या फर्क पड़ रहा है भाई? इससे फर्क ये पड़ रहा है कि आपको आगे जाकर अगर आपने कोई गलत स्टेटमेंट, आपने कोई गलती कर दी, आपने कोई ओमिशन कर दी, कमीशन कोई भी एरर कर दी आपने, और वो इंपॉर्टेंट हुआ और ऑडिट रिपोर्ट जो है वो नहीं हुई, तो आपकी जो इन्वेस्टर्स हैं आपको खा जाएंगे। मतलब अगर देखो मैं आपको बोलता हूँ कि आपने बोला है लाख रुपए जो है ना मैं कमा रहा हूँ, वो लाख रुपए नहीं 10,000 रुपए थे, आपने गलती से जीरो डाल दिया। शेयर होल्डर ने देखा ये चीज, उसने देख के बोला भाई इन्वेस्ट करो, बिल्कुल इन्वेस्ट कर दिया। आप बाद में 10,000 रुपये कमा रहे थे, उसने डिविडेंड मांगा, उसने पैसे मांगे, आपने पैसे कम दिए उसको, वो लड़ गया आपसे, आपने आपने लाख रुपए रिपोर्ट किया है, तो आपने बोला सर वो तो गलती हो गई। तो इससे क्या होगा? शेयर होल्डर कॉन्फिडेंस कंपनी में गिर जाएगा। वो शेयर्स कंपनी से निकाले और कंपनी के शेयर बेच देगा मार्केट के अंदर, कंपनी की वैल्यू गिर जाएगी, हो सकता है कंपनी बंद भी करनी पड़ेगी। यहाँ पर आपको चेंजिंग नीड्स का मतलब ये है कि बिजनेस को जो है अपडेटेड रेलिवेंट सही इंफॉर्मेशन चाहिए जो कि चेक हुई हुई हो फ्रॉम एक्सटर्नल पर्सन। फिर ग्लोबलाइजेशन, मतलब एक्सपेंशन करनी है अगर आपने दूसरी कंट्रीज के अंदर, तो आपने एथिकल रिक्वायरमेंट्स और गवर्नेंस रिक्वायरमेंट्स की पूरी पूरी कंप्लायंस करनी है। और इसको भी कौन चेक कर लेता है? इसको भी चेक कर लेता है ऑडिटर। तो ऑडिटर जो है अगर आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक कर रहा है, आपकी और चीजों को चेक कर रहा है, उसके बाद वो अच्छी रिपोर्ट दे रहा है, तो भाई आपको इंटरनेशनल एक्सपेंशन में इजी रह जाएगा। इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स का बोल सकते हो भाई इस कंपनी ने ऑडिट किया हुआ था मेरा, और इसके बेस के ऊपर देखें आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, ये सारी चीजें हैं,
आपको लगता है कि मैंने सही काम किया, मैं सही काम किया, मैं ऑडिटर ने बोला बिल्कुल ओके ये रिपोर्ट है, तो वहां पर आपके इन्वेस्टमेंट रिसीव करना आसान होता है। फिर आता है कॉर्पोरेट अकाउंटेबिलिटी। स्टेक होल्डर्स की जो है रिलायबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी का एक इफेक्ट आ जाता है, जो हमने डिस्कस करी। फिर टेक्नोलॉजी, यूज ऑफ ऑटोमेशन, इंटरनेट, एआई, एनालिटिकल एनालिटिक्स एंड प्रोसेस। अब अगर ये चीजें हमारे पास अवेलेबल हैं तो जाहिर सी बात है इनका ऑडिट भी करना जरूरी है। मतलब कि भाई अगर आपको मैं बोलूं कि आपका कंप्यूटर जो है आंसर गलत दे रहा है, आपको पता चल जाएगा। कुछ जगह पे हाँ पता चल जाएगा, कुछ जगह पे नहीं पता चलेगा। तो जिन जगहों पर नहीं पता चलेगा हमें पता हम कैसे पता करेंगे कि ये सही दे रहा है नहीं दे रहा है? भाई ऑडिट करवा के ऑडिटर आके चेक करेगा कि आपका सिस्टम जो है किस तरह से आपको आंसर दे रहा है, क्या वो सही आंसर दे रहा है नहीं दे रहा है। तो ये सारी चीजें जो है टेक्नोलॉजिकल हमारे पास अपनी इसके लिए अलग होता है, सीसा के नाम से हमारे पास एक क्वालिफिकेशन होती है जो कि इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट करती है बेसिकली। फिर न्यू बिजनेस मॉडल। अब अगर आप आउटसोर्सिंग कर रहे हो, सप्लाई चेन आपकी डेवलप है, ई कॉमर्स है, ये आपके न्यू एश्योरेंस नीड्स डेवलप करती है। अब आउटसोर्सिंग कर रहे हो, दूसरा बंदा आपको काम कर रहा है, तो भैया आपकी अपनी कंपनी का ऑडिट तो कराना ही कराना है, लेकिन दूसरी कंपनी का भी कराना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अब आपका काम कर रहे हैं। अगर आपका काम कर रहे हैं तो भाई हमें रिलायबिलिटी चाहिए कि वो बंदा जो आपका काम कर रहा है वो सही है, उसकी भी ओवरऑल एथिकल रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो रही है, उसकी जो लीगल रिक्वायरमेंट्स है वो भी फुलफिल हो रही है। तो सारी चीजें जो है हमने वहां पर भी देखनी है। तो इसलिए आपका जो है न्यू बिजनेस के टाइम पे भी आपको ये सारी चीजें देखनी पड़ेंगी। आपको एग्जांपल देखते हैं एश्योरेंस सर्विसेज की। इसके अंदर आपके एग्जाम से रिलेटेड सिर्फ ये दो है, ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और रिव्यू ऑफ एंगेजमेंट। बाकी सारी आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूँ क्योंकि आगे जब आप ट्रिपल ए पढ़ोगे तो ट्रिपल ए के अंदर आपको जो है अदर ऑडिट सर्विसेज भी पढ़ानी पड़ेगी। उनको थोड़ा बहुत आपको ओवरव्यू लेना पड़ेगा कि करता क्या है होता है। सबसे पहले हमारे पास क्या है? सबसे पहले हमारे पास है ऑडिट एश्योरेंस, बेसिक जो कोर फंक्शन है हमारे पास। और इसके अंदर क्या होता है, हमारे फोकस करते हैं हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे और डेटा पे। रिव्यू एंगेजमेंट क्या है? रिव्यू एंगेजमेंट एक छोटा वर्जन ऑडिट का। इसके अंदर हम लोग जो है लोअर लेवल ऑफ एश्योरेंस देते हैं। लेवल ऑफ एश्योरेंस से भी आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। लोअर लेवल ऑफ एश्योरेंस देते हैं यहाँ पर। इसमें हम लोग फोकस किस चीज पे करते हैं कि भाई हमने थोड़ा बहुत चेकिंग करनी है कि अभी तक जो मामला हैं, अभी तक मामला में जो है कोई मसला मसाइल तो नहीं है, कोई बड़ी ऐसी एरर तो नहीं है जिसकी बेस के ऊपर हमारी एंड ईयर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है खराब हो जाए। रिव्यू एंगेजमेंट बेसिकली मिड ऑफ द ईयर होती है, जहां पर आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एक ओवरव्यू दिलवा रहे होते हैं कि भाई आप चेक कर लें एक दफा कि यहाँ पर अभी आपको कोई गलती दिख रही है, थोड़ा बहुत काम करके चेक कर लो आप। अगर ऑर्डर लगता है कि भाई ये गलतियां ज्यादा है इसमें, तो रिव्यू एंगेजमेंट के अंदर आपको एक हिंट दे देता है। हिंट देने का मतलब ये कि एक वो आपको झटका देता है कि भाई ये मसला है। अगर फाइनल रिपोर्ट में आया तो ऑडिट रिपोर्ट जो छपेगी उसके अंदर आपकी छप जाएगी। ठीक है जी, तो आप ख्याल कर लें अभी। फिर आता है हमारे पास क्या, प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। प्रोस्पेक्टिव मतलब फ्यूचर फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है, फ्यूचर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो है उसको रिव्यू करवाना। मतलब फोरकास्टिंग, बजटिंग, इन चीज पे रिव्यू कराना कि इनके एजम्पशंस क्या मार्केट के हिसाब से रेलिवेंट है नहीं है। ठीक है, स्पेशली फॉर इन्वेस्टर्स एंड बैंक्स। फिर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑडिट। सीएसआर ऑडिट जो होता है बेसिकली ये होता है कि आपने जो एनवायरमेंटल सोशल चीजें करी है, गवर्नेंस करी है, इनके ऊपर रिपोर्ट देना। ये भी आजकल ट्रेंड इंक्रीज हो रहा है। आपकी जो है सस्टेनेबल रिपोर्टिंग पे बड़ा एक फोकस चल रहा है आजकल। ये चीजें जो है कुछ ऑडिट में भी नहीं इंट्रोड्यूस हुई है। तो ये आपकी बात क्या करती है, ये एडवांस ऑडिट में मेन इस पे फोकस है। लेकिन ये कि इनके ऊपर ये करते हैं कि जो आपने कॉर्पोरेट सोशल एक्टिविटीज आप बोल रहे हैं आपने करी की, आपने करी की है नहीं करी, और कितना खर्चा किया है उस पर, वो सारी चीजें आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से वैसे लिंक्ड है, तो वो भी आपकी एक डायरेक्ट लिंकिंग के अंदर आ जाती है। फिर बिजनेस एथिक्स ऑडिट। भाई ऑडिट एथिक्स और ऑडिट का जो है ना बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड है। दोनों को जो है एक साथ अपने लेके चलना जरूरी है। तो यहाँ पर अगर आप अश्योरेंस देख रहे हो किसी भी किस्म की, तो बिजनेस की एथिकल रिक्वायरमेंट्स आपको चेक करना बहुत लाजमी है। अगर एथिकल रिक्वायरमेंट्स आपकी वीक है, एथिकल कंप्लायंस वीक है, तो आपके पास जो है खासकर बैंकिंग सेक्टर के अंदर एक बहुत बड़ा मसला आता है। क्योंकि वहां पर अभी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने खास तौर पे एक गाइडलाइन इशू करी जिसमें एथिकल रिक्वायरमेंट्स को बहुत ज्यादा फोकस किया गया। तो आपके पास जो है एथिकल कंप्लायंस और एथिकल प्रैक्टिसेस एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि आगे राइज बहुत ज्यादा होता है। रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल ऑडिट कंट्रोल। रिस्क असेसमेंट देखो, अब मैं पहले भी एग्जांपल देता रहा हूँ, लेकिन रिस्क असेसमेंट है क्या? रिस्क असेसमेंट ये है कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपने चेक करना है कि भाई कौन से एरिया ऐसे एरियाज हैं जहां पर मेरी मर्जी के तहत जो चीजें मैंने सेट करी है वैसी नहीं हो सकेंगी। मतलब अगर मैं बोलूं कि यार आप बैंक जाते हैं, आपने बैंक जाके कुछ गोल्ड निकलवाना है। आप गोल्ड निकलवाने गए हैं तो आपका टारगेट क्या है, आप चाहते हैं क्या है कि मैं गोल्ड घर लेकर आ जाऊं, आप ऐसे ही चाहते हो। लेकिन अब वहां पर रिस्क क्या है? रिस्क ये है कि आपसे गोल्ड छीन सकता है, या आपसे कोई लेके भाग सकता है, कोई डकैती चोरी कुछ भी हो सकती है। तो जो ऑब्जेक्टिव है आपका वो है गोल्ड घर लेके आना, लेकिन रिस्क क्या है, वो छीन सकता है। तो आपका ऑब्जेक्टिव फुलफिल होगा नहीं होगा?
इसी तरीके से तो आपने देखा कि रिस्क है, तो आप क्या करोगे, उसको कम करने की कोशिश करोगे। कम करने के लिए आप क्या करोगे, आप कोई सेफ तरीका इस्तेमाल करोगे। या तो आप गार्ड ले जाओगे खुद साथ, या कोई ऐसा एरिया देखोगे जहां पर आपके पास जो है छिनने के चांसेस कम होंगे उस एरिया में, सिक्योरिटी आर्मी का एरिया है कोई ऐसा एरिया। या फिर आप जो कुछ सारा फैमिली मेंबर्स लेके जाओगे, या आप जो है गोल्ड पे दिन के टाइम लेके जाओगे, रात के टाइम पे गए, तो कुछ आप एक्टिविटीज ऐसी कर रहे हैं जिससे आप अपनी रिस्क को कम कर सकें, तो उन एक्टिविटीज को बोलते हैं सेफ गार्ड्स। सेफ गार्ड का मकसद क्या होता है, आपकी रिस्क को कम कर देना या खत्म कर देना सिरे से। तो ये सारी चीजें एक रिस्क असेसमेंट, कंट्रोल और इंटरनल कंट्रोल का फंक्शन होता है। इनका काम ये होता है कि रिस्क को एफिशिएंटली मैनेज करना, मिनिमाइज करना और कंट्रोल करना। ठीक है जी, ये फंक्शन कंपनी के अंदर ही होता है। तो इसको भी हम स्टडी करेंगे, लेकिन अभी ओवरव्यू काफी है। फिर परफॉर्मेंस एंड वैल्यू फॉर मनी ऑडिट। परफॉर्मेंस एंड वैल्यू फॉर मनी ऑडिट मतलब अपनी कंपनी की एफिशिएंसी और एवेल्युएशन करनी है कि भाई आपकी जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज यूज हो रही है, ये जो रिसोर्सेज यूज हो रही हैं वो सारी सही तरीके से इस्तेमाल हो रही है नहीं हो रही। ठीक है, ये वैसे जो सारे एरियाज हैं, मेन ऑडिट एश्योरेंस और रिव्यू एंगेजमेंट, ये दो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी सारे सबको ओवरव्यू दिया है मैंने कि होती क्या क्या है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं मेन चीज पे, हमारी मेन कहानी पे, एलिमेंट्स ऑफ अश्योरेंस। देखो, अश्योरेंस एंगेजमेंट के ना कुछ रेलेवेंट पॉइंट्स होते हैं, कुछ एलिमेंट्स होते हैं। इनमें से कोई भी एक एलिमेंट मिसिंग हुआ आपका, आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट या आपका अश्योरेंस एंगेजमेंट नहीं हो सकेगा। ठीक है, देखते हैं इसमें क्या है। मेनली इनमें पांच चीजें होती हैं। पहला क्या है, ट्राई पार्टी रिलेशनशिप। ट्राई पार्टी रिलेशनशिप मतलब थ्री पार्टी रिलेशनशिप, एक ट्राइंगल बन रहा है। अब ट्राइंगल में देखें, तीन लोग आते हैं। प्रैक्टिशनर, प्रैक्टिशनर कौन है, जो ऑडिटर है। प्रैक्टिशनर वो बंदा है जिसने ऑडिट की तैयारी करी है, वो पढ़कर आया है, उसने पूरा ओवरऑल जो सर्विस है, रिव्यू या ऑडिट सर्विस है, ये प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइड करने वाला बंदा है। ठीक है, और ये आपके सब्जेक्ट मैटर को रिव्यू करेगा, सब्जेक्ट मैटर आगे डिस्कस करेगा। ये आपके बेसिकली फाइनेंशियल मैटर को, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को असेस करेगा, और इसकी बेसिस के ऊपर आपको एक अश्योरेंस प्रोवाइड करेगा, कि आपको तसल्ली देगा कि भाई हाँ ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है सही बनी है नहीं बनी। फिर रिस्पॉन्सिबल पार्टी। रिस्पॉन्सिबल पार्टी कौन है, अब मुझे बताओ, अगर आप कंपनी के शेयर होल्डर हो तो आप किसके जिम्मेदार ठहराओगे कंपनी के एक्टिविटीज के, ठहराओगे मैनेजर्स को या सीईओ को। तो भाई रिस्पॉन्सिबल पार्टी यहाँ पर होते हैं जिस बंदे ने सब्जेक्ट मैटर प्रिपेयर किया हो, या जिस बंदे ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करी हो, वो होती है हमेशा मैनेजमेंट। ठीक है जी, रिस्पॉन्सिबल पार्टी कौन होती है, डायरेक्टर होते हैं, मैनेजमेंट होती है। डायरेक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू बी ऑडिटेड। फिर इंटेंडेड यूजर। इंटेंडेड यूजर मतलब इस्तेमाल करने वाला कौन होगा भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, आपका मेनली मेनली कौन होगा भाई, शेयर होल्डर होगा। शेयर होल्डर ने आपको अपॉइंट किया, और शेयर होल्डर ही आपकी जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट इस्तेमाल करेगा, और कोई और दूसरे स्टेक होल्डर हो सकते हैं जो कि आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पढ़ेंगे। तो द पर्सन, क्लास ऑफ पर्सन फ्रॉम whom the practitioner prepares the assurance report, एग्जाम्पल द शेयर होल्डर्स। ठीक है जी, उम्मीद क्लियर होगा। फिर आते हैं हम लोग किस पे, सब्जेक्ट मैटर पे। सब्जेक्ट मैटर क्या होता है, वर्ड को समझो, वर्ड सुनो, कोई मुश्किल चीज नहीं। सब्जेक्ट मैटर, जो हमारा मटेरियल सब्जेक्ट ऑफ फोकस है, वो क्या है भाई, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो जब भी सब्जेक्ट मैटर की बात हुई होगी तो हम एग्जैक्टली हमारे दिमाग में होना चाहिए क्या, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो हम लोग का मेन कॉन्सेप्ट क्या है, मेन फोकस की जगह क्या है, मेन सब्जेक्ट क्या है हमारा, जिसके ऊपर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे, वो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स that has been prepared by the responsible party by the management for the auditor to evaluate. Another example might be cash flow forecast. तो भाई बेसिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट कितनी होती है, पांच टाइप की होती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट पांच टाइप की होती है, एसओएफपी, स्टेटमेंट बैलेंस, फाइनेंशियल पोजीशन, इनकम स्टेटमेंट, चेंजेस ऑफ इक्विटी, कैश फ्लो, और नोट्स टू द अकाउंट। नोट्स टू द अकाउंट को भी हेल्प देना भाई। नोट्स टू द अकाउंट को वैसे हम लोग ज्यादा फोकस नहीं करते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। अगर नोट्स टू द अकाउंट भी अगर आपके पास मिसिंग हुए ना, ऑडिटर आपकी रिपोर्ट पे ऐसे कर देगा कि भाई आपने जो है यहाँ पर सही काम नहीं किया, आपने सारी चीजें बताई भी नहीं है शेयर होल्डर को। ठीक है, फिर आता है सूटेबल क्राइटेरिया। सूटेबल क्राइटेरिया क्या होता है भाई, सूटेबल क्राइटेरिया, क्राइटेरिया किस चीज का, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का। सूटेबल क्राइटेरिया हमारा क्या होगा, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क होगा। जब भी हमने जो डिस्कस करा था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक किस बेस पे होती है, वो चेक इस बेस पे होती है कि वो सूटेबल क्राइटेरिया के बेस के ऊपर बनी हुई हो। और सूटेबल क्राइटेरिया होता है हमारा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। कुछ कंट्रीज में गैप होता है, कुछ कंट्रीज में आईएफआरएस होता है, लेकिन नॉर्मली हम लोग आईएफआरएस फॉलो करते हैं। तो सब्जेक्ट क्राइटेरिया, सूटेबल क्राइटेरिया क्या है, ये द रूल्स against which the matter is evaluated in order to reach the opinion।
इन स्टैट्यूटरी ऑडिट दीज आर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क्स लाइक IFRS। ठीक है जी। फिर आते हैं हम लोग एविडेंस के ऊपर। एविडेंस क्या होता है? हमारे पास एविडेंस होता है सबूत। अब सबूत जो है आपके पास आ रहा है, इंफॉर्मेशन यूज बाय प्रैक्टिशनर अराइविंग टू अ कंक्लूजन ऑन विच द ओपिनियन इज बेस्ड। तो आपका जो ऑडिट का हमारे पास जो आता है ना, जो आउटकम आता है, जो ओपिनियन देते हैं, वो किस बेस पे देते हैं? हम लोग हमारे एविडेंस के बेस पे देते हैं। और एविडेंस हमारे किस चीज पे होता है? दो चीजों पे बेस होता है। हमारे पास क्या होना चाहिए? हमारे पास होना चाहिए सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट। ठीक है जी। अब सफिशिएंट क्या है? सफिशिएंट बात करता है क्वांटिटी, सफिशिएंट बात करता है क्वांटिटी। और अप्रोप्रिएट मतलब होता है हमारे पास क्वालिटी। ठीक है। तो सफिशिएंट किस चीज की बात कर रहा है? सफिशिएंट बात कर रहा है हमारे पास जो लिखा हुआ है इनफ, मतलब क्वांटिटी की बात कर रहा है। और अप्रोप्रिएट की बात कर रहे हैं क्वालिटी। और अप्रोप्रिएट मतलब दो चीज आती है, रेलिवेंस एंड रिलायबिलिटी। क्वालिटी की जब हम लोग जब बात करें तो दो चीजें हमने डिस्कस करेंगे, क्या थी? रिलायबल, रेलिवेंट एंड रिलायबल। अब रेलेवेंस क्या है? कि वो जिस चीज के बारे में बात कर रहे हैं उस चीज के बारे में बात हो। तो रेलेवेंस आती है हमारे पास, जो चीज बात हो रही है वही हम उसके रिगार्डिंग डेटा दें। आपको मैं बोलूँ कि भाई मैं ऑडिट का सिलेबस पढ़ा रहा हूँ और मैंने इसके अंदर फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्टार्ट कर दिया, तो आप बोलोगे सर रेलिवेंट ही नहीं है। तो रेलेवेंस कहाँ आ गई इसका? आपको रेलेवेंस की बात करें आप, तो रेलेवेंस यहाँ पर आ जाती है। फिर आती है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी क्या होती है? रिलायबिलिटी भी हमारे पास क्या होते हैं? पांच कंपोनेंट होते हैं। रिलायबिलिटी के पांच कंपोनेंट होते हैं। क्या होता है? सबसे पहले भाई हमारा एविडेंस रिटन होना चाहिए। फिर हमारे पास क्या होना चाहिए? हमारी थर्ड पार्टी कंफर्मेशन चाहिए। थर्ड पार्टी क्या होनी चाहिए? कंफर्मेशन होनी चाहिए। फिर हमारे पास क्या होना चाहिए? तीसरी चीज हमारे पास होनी चाहिए, कंट्रोल्स इफेक्टिव हो। फोर्थ, हमारे पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मौजूद होनी चाहिए, फोटोकॉपी देनी चाहिए। और आखिरी चीज, हमने ऑडिटर ने डायरेक्टली ऑब्टेन किया हो उस एविडेंस को। अगर हमारे पास ये पांच चीजें मौजूद होंगी एक किसी भी एविडेंस के अंदर, हम उसको बोल सकते हैं कि भाई ये ऑडिट एविडेंस जो था, ये ऑडिट एविडेंस क्या है? हमारे पास रिलायबल है। ठीक है जी। अगर हम रिलायबिलिटी चेक कर रहे हैं तो हमारे पास क्या होना चाहिए? पांच चीजें होनी चाहिए। ठीक है जी। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास क्या है? टाइप्स ऑफ एश्योरेंस। तीन टाइप्स ऑफ एश्योरेंस होती है हमारे पास। पहली होती है रीजनेबल लेवल ऑफ एश्योरेंस। फिर हमारे पास आती है लिमिटेड एश्योरेंस। और फिर आती है एब्सोल्यूट एश्योरेंस। ठीक है जी। अब अगर हम बात करें कि भाई रीजनेबल एश्योरेंस क्या होती है? रीजनेबल एश्योरेंस होती है जहां पर हमारी ऑडिट एंगेजमेंट या एश्योरेंस एंगेजमेंट, ऑडिटर ने सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस कलेक्ट कर लिया है और उसको लगता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है मेजर फॉर्म के अंदर, मेजोरिटी फॉर्म के अंदर हमारे पास सही है। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट या सब्जेक्ट मैटर इज फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। अब रीजनेबल लेवल ऑफ अश्योरेंस का मतलब होता है कि भाई रीजनेबल, रीजनेबल देखना, एब्सोल्यूट नहीं, गारंटी नहीं दे रहा। वो बोल रहा है कि मुझे रीजनेबल तौर पे जो कि 80-90% या 75% या 80% मुझे लगता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो मैंने चेक करी है उनकी बेसिस के ऊपर, मेरे एविडेंस के ऑब्टेनिंग की बेसिस के ऊपर, ये इसमें कोई मिसस्टेटमेंट नहीं है, तो ये रीजनेबल लेवल एश्योरेंस देता है। ठीक है जी। यहाँ पर आपके पास जो है की ऑडिट फीचर क्या होते हैं? की फीचर्स होते हैं
एविडेंस, सफिशिएंट और अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस गैदर किया जाता है किस तरह, दो तरीके से, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स और सब्सटैंसिव प्रोसीजर। टेस्ट ऑफ कंट्रोल क्या होता है? टेस्ट ऑफ कंट्रोल था कि इंटरनल कंट्रोल जो सेटअप किए थे, जो सेफगार्ड सेटअप किए थे अपने रिस्क को कम करने के लिए, उनको चेक करना कि क्या वो इफेक्टिवली काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, मतलब उनसे क्या रिस्क कम हो रही है नहीं हो रही है, जो ट्रांजैक्शन जिस तरह होनी चाहिए थी, जिस मकसद के तहत हमने जो अपना कंट्रोल स्टैब्लिश किया था, क्या वो पूरा हो रहा है नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो हमारे कंट्रोल अच्छे हैं, इसका मतलब ये हमारे एविडेंस अच्छा आएगा, हम लोग जो है उसको अच्छी तरह ऑब्टेन कर सकते हैं। सब्सटैंसिव प्रोसीजर मतलब कि मल्टीपल प्रोसीजर ऑब्टेन करना, अपनी पूरी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर मल्टीपल प्रोसीजर करना, जो मल्टीपल ऑडिट प्रोसीजर है बहुत सारे करना, तो उन सारों के बेसिस के ऊपर जो एविडेंस निकलेगा हमारे सब्सटैंसिव प्रोसीजर करने के बाद हमारे पास निकलता है ऑडिट एविडेंस, और सब्सटैंसिव प्रोसीजर के बाद ऑडिट एविडेंस निकलेगा, उसकी बेस के ऊपर हम लोग अपना ओपिनियन दे रहे होंगे। फिर आता है कंक्लूजन। कंक्लूजन क्या आता है? पॉजिटिव फॉर्म के अंदर। पॉजिटिव फॉर्म मतलब, पॉजिटिव फॉर्म के मतलब आने का मतलब ये होता है कि ये बोलता है कि भाई हाँ, यहाँ पर मुझे जो चेक, मैंने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करी है उसकी बेस के ऊपर मुझे बिल्कुल ये लगता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है यहाँ पर सही है, अभी तक मेरे हिसाब से ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ओपिनियन देने का मतलब ये होता है कि आपने जो है एक अपना परस्पेक्टिव दे दिया शेयर होल्डर को कि भाई मेरे हिसाब से मैंने जो चीजें चेक करी है उसकी बेस के ऊपर ये चीजें सही है, ठीक है जी, और यहाँ पर मुझे कोई गलती नहीं लगती है। तो ये एक्सरसाइज किस तरह करेगा? ये करेगा पॉजिटिव फॉर्म के अंदर। पॉजिटिव फॉर्म में मतलब वर्डिंग की इस्तेमाल होती है, वर्डिंग इस्तेमाल होती है कि इन अकॉर्डिंग टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट आई हैव चेक, या इन माय ओपिनियन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स। इसका आगे पैराग्राफ भी लिखा हुआ, उसको दिखाएंगे आप। तो याद रखिएगा हमेशा, रीजनेबल एश्योरेंस नॉर्मली कहां इस्तेमाल होती है? एक्सटर्नल ऑडिट पे होती है। एक्सटर्नल ऑडिट के अंदर हमारे रीजनेबल एश्योरेंस होते हैं। रीजनेबल एश्योरेंस हम कब देते हैं? जब भी हमारे पास जो है ऑडिट एश्योरेंस होगी, और इसको किस फॉर्म में देंगे? लेवल ऑफ एश्योरेंस क्या है इसकी? पॉजिटिव है, और ये हमारे पास लेवल ऑफ एश्योरेंस हाई टू मीडियम लेवल एश्योरेंस है, और इसका जो हमारे पास जो कंक्लूजन आता है पॉजिटिव फॉर्म के अंदर है, ठीक है। फॉर्म एक्सटर्नल ऑडिट के अंदर, वापस से एक्सटर्नल ऑडिट के अंदर रीजनेबल ऑफ देते हैं, लेवल ऑफ एश्योरेंस हाई होता है, और हम लोग जो है इसके अंदर हमारी जो फॉर्म होती है वो होती है पॉजिटिव, ठीक है जी। फिर आते हैं हम लोग जो नीचे हमारी गवर्न बाय बाय आइजा। हमेशा जब भी ऑडिट होगा तो आइजा गवर्न करेगा। फोकस करते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर किए गए हैं इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट्स इन अकॉर्डेंस टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। अब मटेरियल बट बार बार आ रहा है तो मैं इसको थोड़ा समझा देता हूँ। डेफिनेशन मेरा कुछ नहीं रहा, मटेरियल का मतलब होता है वो चीजें, वो नंबर जिसकी वजह से शेयर होल्डर अपना डिसीजन बदल सकते हैं किसी भी चीज के ऊपर, और उसका इकोनॉमिक डिसीजन जो है चेंज हो सकता है अगर ये नंबर गलत होंगे। तो अभी इतना ही काफी आपके लिए मटीरियलिटी के रिगार्डिंग, आगे इसको डिसाइड करेंगे। फिर इसमें एग्जाम्पल, स्टैच्यूटरी एक्सटर्नल ऑडिट हमारे एक एग्जाम्पल है रीजनेबल एश्योरेंस देने का। इसका एक सैंपल ऑडिट ओपिनियन दिया हुआ मैंने आपको, ताकि आपको आइडिया रहे कि वर्डिंग का इस्तेमाल होती है, जब हम ड्राफ्टिंग करेंगे तो ये बहुत कम आएगी। तो इन आर ओपिनियन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंटेड a true and fair view in all material respects of the financial company ABC Limited on 31st December 2023। यहाँ पे आपको बोला क्या बोल रहा है वो? इन माय ओपिनियन ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही दे रही है, ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है। ये हमारा होता है पॉजिटिव लेवल या पॉजिटिव अश्योरेंस या रीजनेबल लेवल अश्योरेंस, ठीक है जी। तो आपको एक लेवल ऑफ एश्योरेंस यहाँ पर क्लियर होगी। ये हम लोग लास्ट क्लास में, लास्ट रिकॉर्डिंग में बात कर रहे थे कि हम लोग जो है रीजनेबल लेवल एश्योरेंस में कहाँ थे। रीजनेबल लेवल एश्योरेंस हमने कंप्लीट कर ली थी। अब आते हैं लिमिटेड एश्योरेंस के ऊपर। लिमिटेड एश्योरेंस बेसिकली होती है क्या? लिमिटेड एश्योरेंस होती है कि भाई जहां पर आपने एक रिव्यू एंगेजमेंट करी, रिव्यू एंगेजमेंट मतलब जहां पर आपने अपने ओवरऑल टेस्ट और सब्सटैंशियल प्रोसीजर कम किए, लिमिटेड किए, जहां पर आपने जो है अपना काम लिमिटेड किया, जहां पर आपको बुलाया सिर्फ इस वजह से गया था कि आप जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रिव्यू कर सको, आप उनको एक सारी चीज कंट्रोल देख सको कि भाई कंट्रोल कैसे ऑपरेट करें, सही एफिशिएंटली करें, थोड़ा बहुत काम करो, और उसकी बेस के ऊपर आप मैनेजमेंट को एक रिव्यू दे दो कि सर क्या आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही एक नजरिया दिखा रहे हैं या नहीं। अगर वो दिखा रहे हैं तो भाई उनको एक रिव्यू की, इंगेजमेंट की आप एक ओपिनियन दे दोगे। ओपिनियन इन द सेंस यहाँ पे क्या होता है कि आप उनको अश्योरेंस दे दोगे, इसकी कोई अलग से डायरेक्ट हमारे जो शेयर होल्डर है उनके पास एक अलग से हम लोग ये रिपोर्ट नहीं भेजते हैं, लेकिन ये है कि इसके एक हम लोग ओवरव्यू दे देते हैं। ओवरव्यू रिपोर्ट जो होती है ना, इसकी बहुत कंसाइज सी रिपोर्ट होती है, इसके ऊपर हम लोग फाइनल डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकते क्योंकि पूरा साल खत्म नहीं हुआ है, इस साल के बीच में होती है। तो जब पूरा साल खत्म नहीं हुआ है तो आप क्या अपनी पूरी अश्योरेंस दे सकते हो कि भाई शेयर होल्डर को कि भाई ये जो है हमारी ओवरऑल जो चीजें हैं सारी सही है? नहीं सकता। ऐसा हो सकता है कि भाई जो कंपनी है उसने पहले साल के शुरू के अंदर कुछ चीजें ऐसी की हुई हो जो कि आपको बताया नहीं उन्होंने, ठीक है।
और अभी बताया नहीं हो, और साल के एंड के अंदर जब आपका रिव्यू खत्म हो जाए उसके बाद वो जो है उन चीजों को निकाल के बाहर लेकर आए, तब आप तो फिर आप अगर रिपोर्ट दे रहे हो कि आपने बिल्कुल सही सारी चीज, बिल्कुल ओके की रिपोर्ट है, बिल्कुल सही है, तो फिर आप जो है यहाँ फंस जाओगे। ठीक है। तो इस वजह से हम यहाँ पर जो है ओवरऑल लिमिटेड अश्योरेंस की बात करते हैं कि हमने जो थोड़ा बहुत काम किया है उसकी बेस के ऊपर हमें क्या दिखता है। तो लिमिटेड अश्योरेंस एंगेजमेंट इन्वॉल्व्स लोअर लेवल ऑफ टेस्टिंग यूजिंग प्राइमरी इंक्वायरी एंड एनालिटिकल प्रोसीजर्स to support conclusion that nothing has come to the auditor's attention to indicate material misstatement। मतलब कि यहाँ पर हम लोग सिर्फ जो है कंक्लूजन ये देते हैं कि भाई क्या हमारी नजर में अभी तक कुछ ऐसा आया है कि जो गलत है, तो हम लिखेंगे समथिंग हैज कम टू अवर अटेंशन या दिस इज हैज कम टू अवर अटेंशन दैट ड्यू टू विच वी से द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटेरियल मिसस्टेटेड। और अगर कुछ नजर नहीं आया तो बोलेंगे नथिंग हैज कम टू अवर अटेंशन दैट gives us indication that the financial statements are materially misstated। अब इसके एविडेंस क्या है, इसमें एविडेंस भी हम सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस गैदर करते हैं, और लेकिन इसको हम लोग लेस रिगरस प्रोसीजर से करते हैं। लेस रिगरस प्रोसीजर मतलब हल्के प्रोसीजर में ज्यादा डिटेल में नहीं करते। तो ऑडिट एविडेंस को याद करने का बहुत आसान तरीका पता है क्या है? ऑडिट एविडेंस कैसा हो, सही होना चाहिए, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। सही, अगर आप सही से याद रखेंगे ना तो आपका जो ऑडिट एविडेंस है आपकी पूरा आ गया, 4 वर्ड्स, तो आसानी रहेगी इसमें। फिर अब कंक्लूजन, यहाँ पर एक नेगेटिव फॉर्म में हमारा कंक्लूजन दिया जाता है। जैसे अब आपको क्या था, पॉजिटिव फॉर्म थी, फॉर्म क्या थी, पॉजिटिव। पॉजिटिव फॉर्म के अंदर क्या होता है, पॉजिटिव फॉर्म के अंदर ये होता है कि आप बोलते हैं कि भाई इन आर ओपिनियन हमने जो काम किया है हमें एक रीजनेबल लेवल ऑफ एश्योरेंस देते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है। लेकिन यहाँ पर बोलते हैं कि भाई हमारी नजर में अभी तक ऐसा कुछ नहीं आया है जिसकी बेस पे हम बोल सके फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है गलत है। तो भाई इसकी वजह क्या है, इसकी वजह ये है कि भाई आप इंटरिम साल के बीच के अंदर, ये साल के 3 क्वार्टर या फर्स्ट क्वार्टर के अंदर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिव्यू कर रहे हो, अपने कंट्रोल्स रिव्यू कर रहे हो, तो भाई ये अभी फाइनल थोड़ी है या फिर थोड़ी है। तो अगर मैं अभी से बोल दूं कि हाँ भाई हाँ बिल्कुल ओके की रिपोर्ट है, सारी सही है, तो बाद में जाके कुछ निकल आया तो क्या करोगे आप साल के बीच के अंदर? तो आप यहाँ पर सिर्फ एक ही बोलते हो कि भाई जो चीजें मैंने चेक करी हैं उसके हिसाब से अभी तक तो मेरे सामने कुछ नहीं है, आगे जाके जब फाइनल ऑडिट होगा या फिर हमारा सेकंड रिव्यू होगा या फिर आगे हमारे कोई और चेंजेस आएंगे, तब हम बता सकते हैं कि भाई फाइनली क्या हो रहा है, अभी हमारे सामने कुछ ऐसा नहीं आया है। ठीक है। यहाँ पर मॉडरेट और लिमिटेड लेवल ऑफ एश्योरेंस दी जाती है, वहां पे क्या एश्योरेंस होती है, स्टैट्यूटरी के अंदर हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस होती है, यहाँ पे मॉडरेट और लिमिटेड लेवल ऑफ एश्योरेंस देते हैं। और गवर्न करता है भाई हमारा आईएसआरई। फोकस क्या होता है कि सब्जेक्ट मैटर जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है इज प्लॉजिबल और फ्री फ्रॉम मटेरियल स्टेटमेंट बेस्ड ऑन लिमिटेड वर्क, लिमिटेड काम के बेस के ऊपर क्या हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है कि नहीं। और इसका सैंपल कंक्लूजन रिव्यू आप देख लें कि बेस्ड ऑन रिव्यू nothing has come to our attention that causes us to believe that the financial statements are not prepared in all material respects in accordance to IFRS। ठीक है। और देखिए आपने कि यहाँ पर एक स्टेटमेंट दे रहे हैं कि भाई हाँ अभी तक सही लग रही है, लेकिन भाई इस पे सिर्फ लाइन नहीं करना, आपने फाइनल तक वेट करना है, फाइनल गेम तक रिव्यू करना है। जैसे आप बोलते हैं क्रिकेट में भाई इट्स ओवर, इट्स नॉट ओवर टिल इट्स ओवर, तो आप जो है आखिरी तक बैठ के इंतजार करें, देखें कि क्या चल गया रह गया। ठीक है। अच्छा, एब्सोल्यूट लेवल ऑफ एश्योरेंस है, ये हमारी तीसरी टाइप ऑफ एश्योरेंस है। ये एश्योरेंस हम दे ही नहीं सकते। आप इसमें बोल रहे हैं भाई गारंटी दे दो आप, तो ये सिर्फ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, इसे भी बता रहा हूँ कि ये होती क्या है और क्यों नहीं देते, ये आपको बताना लाजमी है। कि एब्सोल्यूट एश्योरेंस जो होती है वो रिफ्लेक्ट करती है 100% सर्टेनिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है कंप्लीटली एक्यूरेट है और फ्री फ्रॉम मटेरियल स्टेटमेंट है। हाउएवर द लेवल ऑफ एश्योरेंस इज नॉट पॉसिबल इन प्रैक्टिस। अब आप बोलेंगे सर, जब बंदा पूरी कंपनी को, अगर आप बोल रहे हो, आपने बोला कि सर बंदा पूरी कंपनी चेक कर ली तो बचा क्या फिर इसमें, फिर तो बोलेगा ना 100% का रेट है। तो पहले इसके कंपोनेंट्स पढ़ते हैं, फिर मैं आपको इस सवाल का जवाब दूंगा। Why absolute assurance cannot provide it? Inherent limitations of an audit, use of sampling, possibility of fraud conclusion और cost versus benefit। पहली चीज लिमिटेड, आपकी जो इन्वेस्टिगेशन होती है उसमें कुछ होती है इनहेरेंट लिमिटेशन, उसको डिस्कस करेंगे डिटेल में, जो कि कवर करती है आईजा 200। इनहेरेंट लिमिटेशन है जिसकी वजह से हम लोग जो है कंप्लीट एश्योरेंस दे सकते हैं, इसको आगे डिस्कस करेंगे तो अभी मैं बता नहीं रहा हूँ। यूज ऑफ सैम्पलिंग, हम अपना ऑडिट जो करते हैं वो सैंपल बेसिस पे कर रहे होते हैं। ठीक है। मतलब क्या है, मतलब ये है कि आप समझे आपके सामने 100 कप केक रखे हुए हैं, सही है, एक ही बैच में बने हैं, या चलो इसको छोड़ो, आपके पास एक सामने 10 लोग की बिरयानी रखी हुई है, देग रखी हुई है, ठीक है। आपको बोलो यार आप उसको चेक करो सही बनी है नहीं बनी है,
तो आप क्या करोगे, एक दो चम्मच खाओगे, एक प्लेट खाओगे, या पूरी देख खाओगे? तो बोलेंगे सर कैसी बातें कर रहे हैं, ये तो चम्मच ही खाएंगे, जाहिर सी बात है, इसमें कौन सी। तो भाई यहाँ पे ऑर्डर भी तो ये कर रहा है, वहां पे लाखों ट्रांजेक्शन है। तो लाखों ट्रांजेक्शन करना कि लाखों ट्रांजेक्शन चेक करेगा वो? वैसे थोड़ी कर सकता है। तो वो क्या करेगा, वो कुछ एक क्राइटेरिया सेट करेगा जिसकी बेस पे वो सैंपल उठाएगा। सैंपल उठाएगा मतलब 10 में से उसने 6, 10 में से 4, 10 में से 2 फाइन उठा लिए। और 10 में 2 ट्रांजेक्शन उठाए, उनको चेक किया, उसको लगा कि हाँ भाई 2 ट्रांजेक्शन बिल्कुल सही है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के हिसाब से बिल्कुल एक्यूरेट है। तो वो उस पर उनकी बेस के ऊपर ओपिनियन भी देगा। तो अगर आप, मैं बोलता हूँ कि यार सैंपल बेस के ऊपर ऑडिट कर रहा है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि जो 8 ट्रांजेक्शन ने छोड़ी उसमें गलती हो? बिल्कुल पॉसिबल है। तो 8 ट्रांजेक्शन जो छोड़ी है उसमें जो गलतियां होगी, क्या उससे हमारा ऑडिट का जो, आप ऑडिट में जो गलतियां होंगी, क्या आप उसको बोल सकते हो 100% करेक्ट है? बोल ही नहीं सकते, तो वहाँ मार्जिन रखना पड़ेगा आपको। फिर पॉसिबिलिटी ऑफ कोल्यूजन एंड फ्रॉड। क्या ऐसा हो सकता है कि फाइनेंस स्टेटमेंट के अंदर कुछ ऐसी चीजें ढकी छुपी हो जो कि फ्रॉड हो, लेकिन उनके बैकिंग डॉक्यूमेंट्स अच्छे बनाए हुए हो तो हम पकड़ ना पा रहे हो? तो ये इस वजह से इसको हम लोग 100% गारंटी दे नहीं सकते। फिर कॉस्ट वर्सेस बेनिफिट कि भाई अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट 100% सारी ट्रांजेक्शन चेक करने बैठ गए तो यहाँ पर आपको बेनिफिट तो मिलेगा ही नहीं। आप सालों चेक ही करते रह जाओगे, आपसे कुछ हो नहीं पाएगा, क्योंकि आप बोलते हो कि साल भर की ट्रांजेक्शन, 12 महीने ट्रांजेक्शन आप 3 महीने के अंदर चेक कर दो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ऑडिट का भी लिमिटेड ड्यूरेशन हो। फिर ऑडिटर जो है एक्सपेक्ट करता है कि एक्सरसाइज के रीजनेबल स्केल एंड केयर, नॉट परफेक्शन। अब आते हैं हम लोग इसके ऊपर कि इनहेरेंट लिमिटेशंस क्या होती है। इनहेरेंट लिमिटेशंस होती हैं आपके पास कि यहाँ पर अनअवॉइडेबल कंस्ट्रेंट होते हैं जो रिस्ट्रिक्ट करते हैं इफेक्टिवनेस ऑफ ऑडिट को, रिगार्डलेस हाउ वेल इट इज प्लान एंड परफॉर्म। ये लिमिटेशंस होती हैं, प्राइमरी रीजन क्या होता है इनका? बाय ऑडिटर्स प्रोवाइड रीजनेबल एश्योरेंस एंड नॉट एब्सोल्यूट एश्योरेंस। अब इसके अंदर ये किसकी गवर्नमेंट होती है? आइदर 200। Auditor expect करता है to obtain reasonable level of assurance that financial statements are free from material misstatement. But due to inherent limitation, absolute assurance is not achievable. वजह क्या है इसकी? वजह सारी देखते हैं। मेनली इसकी क्या है भाई? हमारे पास होती है 3 वजह होती है, लेकिन उनको ब्रेक डाउन कर दिया हमने। ब्रेक डाउन करने की वजह ये है ताकि आपको जो है अच्छा एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो कि भाई डिटेल में, कि बाद में कोई भी किस्म का क्वेश्चन आए, बाद में किसी किस्म की भी कोई परेशानी आए तो आपके पास जो है टेंशन नहीं होनी चाहिए। सबसे पहली ऑडिट सैम्पलिंग, जो भी एग्जांपल डिस्कस करी कि भाई सैम्पलिंग के बेसिस पे हम चेक करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पूरी पे चेक करते हैं। तो टेस्ट एवरी ट्रांजैक्शन नॉट पॉसिबल ड्यू टू टाइम एंड कॉस्ट प्रैक्टिकलिटी। दे यूज सैम्पलिंग टेक्निक टू सेलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ट्रांजैक्शंस और बैलेंसेस। एज अ रिजल्ट देयर इज अ रिस्क दैट मिसस्टेटमेंट एग्जिस्ट इन आइटम्स नॉट टेस्टेड। जो चीज टेस्ट नहीं करी उसमें गलतियां हो सकती हैं। पहली चीज, एग्जाम्पल, ऑडिटर ने 50 टेस्ट करी ट्रांजेक्शन 5,000 में से, ठीक है? तो अगर मिसस्टेटमेंट हुई तो अनटेस्टेड के अंदर रह सकती है वो, हमारी गलती नहीं है, इसमें मिस हो सकती है। फिर आता है सब्जेक्टिविटी एंड जजमेंट, मतलब एस्टिमेशंस। एस्टिमेशंस का मतलब क्या होता है कि भाई आपने जो है IS 36 पढ़ा होगा, उसको बोलते हैं इम्पेयरमेंट। क्या इम्पेयरमेंट आपका एक 100% करेक्ट चीज है या फिर एस्टिमेशन है? भाई एस्टिमेशन है। परसेंटेजेस होती हैं, अज्यूम करते हैं, या फिर वैल्यूज क्रॉस वेरीफाई करते हैं। तो क्या ये गलत हो सकती है? बिल्कुल गलत हो सकती है। तो क्या आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट से गलत हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। तो भाई यहाँ पर आप गारंटी दे ही नहीं सकते हो यहाँ पर तो, ठीक है? तो अब इसके अंदर और क्या मैटर आते हैं कि भाई सर्टेन एरियाज ऑफ फाइनेंस स्टेटमेंट आर रिक्वायर प्रोफेशनल जजमेंट। अब जहाँ जजमेंट आ जाती है वहां गलतियां तो हो ही सकती हैं, जजमेंट आपकी 100% करेक्ट नहीं हो सकती। डिफरेंस ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और अवेलेबल इन्फॉर्मेशन कैन लीड टू डिफरेंस ऑडिट कंक्लूजंस। दो ऑर्डर बैठे हैं, दोनों का डिफरेंट ओपिनियन है कि इंटरप्रेट किस तरह करेंगे अप्रोप्रिएट डिप्रिसिएशन को, मेथड को फॉर अ न्यू टाइप ऑफ मशीनरी। तो अब दोनों के अलग इंटरप्रिटेशन होगी, दोनों का ओपिनियन डिफरेंट होगा, तो यहाँ पर आपका सब्जेक्टिविटी आ जाती है। यहाँ पर आपके पास क्या आ जाता है? यहाँ पर आपके पास 100% गारंटी हम दे ही नहीं सकते। फिर आते हैं हम अकाउंटिंग एस्टिमेशन पे। अकाउंटिंग एस्टिमेशन जब बात करी मैंने अभी आपसे कि भाई हम लोग IS 36 अप्लाई करते हैं, IS 37 अप्लाई करते हैं, जहाँ प्रोविजन आ जाते हैं, प्रोविजन हमारी एस्टिमेशन होती है, एस्टिमेशन गारंटी कर ही नहीं सकते। फिर फ्यूचर फोरकास्ट करते हैं, फ्यूचर फोरकास्ट भी हमारी एस्टिमेशन होती है जो कि हम 100% गारंटी दे सकते हैं। अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, मैनेजमेंट assumptions और प्रोफेशनल जजमेंट स्केप्टिसिज्म, ये सारी चीजें जो है ना, ये आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को थोड़ा सा वीक बनाती हैं, जिसकी बेस के ऊपर हम लोग 100% गारंटी दे सकते हैं। हम एक 80-90% गारंटी दे सकते हैं कि जिस बेस के ऊपर ये चीजें सोची गई है वो बेस ही सही आ रही है। मैं बोला कि यार अगले साल में 10 लाख रुपए कमाऊंगा, तो भाई किस बेस पे बना रहा हूँ? बोलो भाई इस साल मैंने 8 लाख कमाया और मैंने नई मार्केट में जगह खोली है, तो वहां से रेवेन्यू आएगा। बोलूंगा हाँ भाई ठीक होगा, सही है, समझ आ गया। इसको किस तरह गवर्न करते हैं? इसको यहाँ पर आइजा 540 डिवाइस गवर्न करता है, जहाँ पर एस्टिमेट सर्टिफिकेट डिस्क्लोजर आते हैं। यहाँ पे आते हैं द स्टैंडर्ड गाइड्स ऑडिटर आइडेंटिफाई असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू एस्टिमेट, ठीक है? फिर लिमिटेशन इन इंटरनल कंट्रोल्स। इंटरनल कंट्रोल्स आपके वीक होंगे तो आपके ट्रांजैक्शंस के गलत रिकॉर्ड होंगी,
बिल्कुल रिकॉर्ड होंगी। इंटरनल कंट्रोल्स की बात करी मैंने कि अगर आपके रिस्क कम करने के जो आला है, जो रिस्क कम करने का टूल है, वो कमजोर है, तो क्या वो कमजोरी की वजह से आपको जो है रिस्क से एक्सपोज करेगा? बिल्कुल करेगा। तो आपके चांसेस है कि आप क्या गलतियां हो सकती है, नुकसान हो सकता है आपका, बिल्कुल हो सकता है। यहाँ पर आपके इंटरनल कंट्रोल्स अगर वीक होंगे तो आपकी ट्रांजैक्शन जो है सही रिकॉर्ड नहीं हुई होंगी, जिसकी वजह से आप जो है अपनी गलतियां कर रहे होंगे। तो यहाँ पे ह्यूमन एरर्स, इंटेंशनल ओवरराइड मैनेजमेंट सिस्टम, कोलिजन बिटवीन एम्प्लॉय, सारी चीजें पॉसिबल हैं। इसको गवर्न करता है आईएसओ 315। ठीक है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिस्टेक। फिर परसुएसिव नॉट कंक्लूसिव एविडेंस। एविडेंस जो है आपका कंक्लूसिव नहीं होता है, टिपिकली परसुएसिव होता है। आप 100% श्योरिटी ले नहीं सकते हर चीज की। यहाँ पर आपका एविडेंस जो होगा वो परसुएसिव होगा, कंक्लूसिव नहीं होगा। तो ऑडिटर को जो है अपना ओपिनियन फॉर्म करना है बेस्ड ऑन द ऑब्टेन्ड एविडेंस ऑन वेरियस सोर्सेज विच मे नॉट बी डेफिनेटिव डिफाइन। आप 100% तो दे ही नहीं सकते, उसके अंदर के एविडेंस भी करेक्ट होगा, एविडेंस फैब्रिकेटेड हो सकते हैं जितनी भी आप पांच, आप हो सकता है पूरी वो पांच चीजें लगा दो जो कि हमने लाइबिलिटी में डिस्कस करी थी, उसके बाद भी हो सकता है कि आपका डॉक्यूमेंट जो है फ्रॉडुलेंट हो, तो वहां पर आपके पास गलती हो सकती है। A verbal confirmation for management may support the transaction, but it may not be fully reliable without documentary evidence। ठीक है जी। और फिर फोकस ऑन मटीरियलिटी। मटीरियलिटी हमने बेसिक डिस्कस करी थी कि हम थ्रेशोल्ड परसेंटेज सेट करते हैं जिसकी बेस पर हम ट्रांजेक्शन उठाते हैं। अगर हमने मटीरियल सेट करी है, हमारे वही सैंपल बेसिस वाली बात आती है कि हम सैंपल बेस करते हैं मटीरियलिटी के ऊपर, कि ये अमाउंट सेट करते हैं कि हम इस अमाउंट से ऊपर जो भी ट्रांजेक्शन आएगी वो सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि ये अमाउंट से ऊपर जो भी ट्रांजेक्शन होगी वो हमारे शेयर होल्डर को ज्यादा इफेक्ट करेंगे। हम वो अमाउंट उठाते हैं, उनकी बेसिस के ऊपर हम लोग जो है काम कर रहे होते हैं। तो अब जो उस लाइन से नीचे वाले ट्रांजेक्शन है, तो क्या उनमें गलतियां हो सकती हैं? बिल्कुल हो सकती है। और क्या उनकी वजह से हमारी जो है फाइनेंशियल स्टेट में मदद हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि अगर क्लब अप हो गई, गैदर अराउंड हो गई, तो वो फिर हमारे लिए परेशानी का बायस बन सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास फोकस ऑन मटीरियलिटी, ऑडिट प्रोसीजर डिजाइन फॉर डिटेक्ट मटीरियल मिसस्टेटमेंट्स, नॉट मिसस्टेटमेंट्स ओनली। और ये मटीरियल जो हमारे एरिया होंगे, जो उस लाइन से नीचे वाले एरिया होंगे, वहाँ पर फ्रॉड स्प्रेड हुआ हो सकता है स्मॉल अमाउंट्स के अंदर, तो वो हमारा डिटेक्शन के एरिया रेडार के अंदर नहीं आएगा। ठीक है जी। तो ये हमारी एब्सोल्यूट अश्योरेंस ना देने की वजूहत है। और एक समरी टेबल में बना दिया है मैंने, जिसके बेस पे ऊपर सारी चीजें एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है, तो उसको रीड करिए जरूर, ताकि आपको जो है आसानी से क्विक रिवीजन हो। और कंक्लूजन इसका ये है कि भाई वाई एब्सोल्यूट एश्योरेंस इज नॉट पॉसिबल, इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि जो है आपने जो है इनहेरेंट लिमिटेशंस रखी हुई है। और वेल कंडक्टेड ऑडिट के अंदर भी आपके पास जो है ये मसले मसाइल जरूर होंगे, और आप गारंटी नहीं प्रोवाइड कर सकते फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और कंप्लीटली फ्री फ्रॉम और फ्रॉड, फ्री फ्रॉम एरर फ्रॉड। Therefore, reasonable level of assurance is highest level of assurance an auditor can provide। तो उम्मीद है अश्योरेंस सर्विस के रिगार्डिंग आपके कुछ कॉन्सेप्ट्स होंगे वो क्लैरिफाई हो गए होंगे। ठीक है। तो ये लेक्चर यहीं तक रखते हैं, वरना ज़्यादा लंबा हो जाएगा, फिर आप लोग नाराज होते हैं। तो ओवरऑल हमारे पास अश्योरेंस सर्विस में आगे बहुत सारी चीजें, एक्सटर्नल ऑडिट पूरा कंप्लीट अभी हमारा रहता है, लेकिन ये एक ओवरव्यू है कि अश्योरेंस सर्विस में क्या क्या चीजें देखते हैं, क्या क्या चीजें होती हैं, किस लेवल पे अश्योरेंस देते हैं और क्या होता है। एक जल्दी से रिव्यू। ऑडिट एंगेजमेंट के अंदर हम लोग कौन से एश्योरेंस देते हैं? रीजनेबल लेवल एश्योरेंस देते हैं। ये क्या ये होती है? हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस होती है। और किस फॉर्म में देते हैं? पॉजिटिव फॉर्म के अंदर देते हैं। रिव्यू के अंदर रिव्यू होता है हाफ ईयरली होता है, क्वार्टर ईयरली होता है। इसके अंदर हम लोग क्या देते हैं? हम लोग जो है मॉडरेट लेवल ऑफ एश्योरेंस देते हैं, जिसको हम लोग लिमिटेड एश्योरेंस भी बोलते हैं। लिमिटेड एश्योरेंस देते हैं। किस ये फॉर्म क्या होती है? इसकी फॉर्म होती है नेगेटिव हमारे पास। ठीक है। लेवल क्या होता है? मॉडरेट होता है और ये लिमिटेड होता है। ठीक है। तो इस चीज को फिंगर टिप से रखना है अपने, ताकि आगे जाकर आपको जब ऑडिट रिपोर्ट दे रहे हो या फिर आप कोई भी चीज दे रहे हो तो उसमें आपको आसानी है। ठीक है। तो आज का लेक्चर इतना ही रखते हैं, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।